सबको पता है कि आज का ये प्रोग्राम जो है वो एक प्रोडक्ट ट्रेडिंग के ऊपर में है। और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि मैं आपका एक सेवक हूं और मैं आपके सामने जो डिस्कशन करता हूं वो सब्जेक्ट बेस्ड डिस्कशन करता हूं। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया है, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा कि किन किन विषयों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। टुडे अगर हम प्रोडक्ट ट्रेडिंग की बात लें तो दिस इज प्रोडक्ट ट्रेडिंग नंबर 3। और आज तीसरे इस सेशन के अंदर में हम लोगों ने डिटॉक्स के बारे में, यानी कि विषहरण जिसे हम कहते हैं हिंदी में, 8 अगस्त को हम लोगों ने शुरू किया था। और उसके बाद आप सबको जैसा याद होगा कि 22 अगस्त को हम लोगों ने न्यूट्रिशन की बात करी थी। और आज उस दिन हमने विषहरण की बात करी, पोषण की बात करी। आज हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन की। और आज का दिन जो रखा है हम लोगों ने 12 सितंबर को, आज हम लोग ये बात करने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज भी बहुत मजा आने वाला है। लेकिन जब भी मैं ऐसे टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करने की कोशिश करता हूं तो सच बताऊं आपको कि कहीं ना कहीं एक मन के अंदर में एक थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, क्योंकि आपको भी पता है हम सब कॉमन लोग हैं, हम सब आम आदमी हैं। और कुछ विषयों के ऊपर में बात करने का जो आप कह सकते हैं कि एक जो तरीका है कि हम लोगों से बातचीत करें, लोगों का साथ लें, लोगों को समझाएं। तो आज जब समी डायरेक्ट शुरू हुई थी, आप सबको पता है कि जब 10 साल पहले समी डायरेक्ट ने काम शुरू किया था तो शुरू के कुछ 7-8 प्रोडक्ट्स थे और आज तकरीबन 100 के आसपास हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो सभी प्रोडक्ट्स के बारे में बात अगर करेंगे बारी बारी से तो शायद लंबा विषय भी है, और हो सकता है आने वाले टाइम में हम लोग धीरे धीरे प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर में कि हम लोगों ने इसको कैटेगराइज किया था कि डिटॉक्स, न्यूट्रिशन, प्रिवेंशन, मैनेजमेंट एंड स्किन केयर। तो हर दूसरे और चौथे शनिवार को बात करने के लिए आज का जो सब्जेक्ट है दैट इज प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन का हिंदी ऑलरेडी लिखा हुआ है रोकथाम, यानी कि बचाव। अगर ये शब्द दिमाग में आता है प्रिवेंशन, रोकथाम, तो हर किसी के दिमाग में कुछ छोटी मोटी बातें याद आती हैं और बुजुर्गों की बात याद आएगी कि बेटा बचाव में ही बचाव है। जब हम लोग खास करके हिल्स एरिया में जाते हैं तो आप देखेंगे वहां पे हर थोड़ी दूर में आएगा कि सावधानी से, सावधान रहें, आगे मोड़ है, अपने कार का ब्रेक ठीक से रखें। मतलब छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहती है जिसमें कि ये पता चलता है कि वो एक प्रिवेंटिव मेजर्स है। और बहुत सारे ऐसे लाइफ में हम लोगों की एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम लोग अपने आप को रोजमर्रा की जिंदगी में बचाने के लिए करते हैं। कहने के लिए तो ये शब्द बहुत छोटा है, लोगों की नजरों में बहुत कम आता है। रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम काम करते हैं तो शायद प्रिवेंशन वर्ड को कभी दिमाग में बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते। लेकिन अगर आप ध्यान से समझें कि इसको तवज्जो क्यों नहीं देते, तब देते हैं जब एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने का मतलब है कि कोई परेशानी आ गई या कोई जिंदगी में कोई दुर्घटना हो गई, तब शायद जाकर के हमें लगता है कि यार लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी, हमें कुछ ना कुछ रोकथाम करके रखना चाहिए था, कुछ बचाव करके रखना चाहिए था, सो दैट ये समस्या नहीं आती। तो आज इस सब्जेक्ट के ऊपर में बात करते समय मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि प्रिवेंशन शब्द को आज के बाद, कम से कम आज के बाद, हम सब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। और जितना ज्यादा इस शब्द को हम लोग अपने जीवन में याद रखेंगे और इसके साथ जुड़े रहेंगे, यकीन मानिए दुनिया के बड़े से बड़ी प्रॉब्लम्स, दुनिया के बड़े से बड़ी बीमारियां, दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो हादसे हो जाते हैं, शायद उनमें हम लोग कुछ कमी ला पाएंगे। तो मेरा ये सलाह है कि आज का जो प्रोग्राम है, जब मैं इस प्रोग्राम के बारे में सोच रहा था, बातें कर रहा था, खुद से जब बातें कर रहा था, तो मुझे लगा कि आप तक पहुंचाने के लिए मुझे ये ऐसा कुछ ना कुछ विचार आपके सामने रखने होंगे ताकि इस प्रिवेंशन शब्द से आप कभी जुदा ना हो। हमेशा ध्यान में रखें, हमेशा जहन में रखें कि प्रिवेंशन हम लोग हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। तो आइए शुरू करते हैं, प्रिवेंशन के बारे में बात करें। अगर आज के दुनिया में आप सब जुड़ चुके हैं यहाँ पे, आज की दुनिया में मैं आपसे एक सवाल अगर करूं तो जरूर है कि जवाब आपके मन में आएगा कि आज पूरी दुनिया एक खौफ से जुड़ गई है। एक तरह का भयंकर खौफ, एक डर, एक भय जो हर किसी के मन में आ चुका है। और आप सबको मालूम है कि उस भय, उस खौफ, उस डर जिससे पूरी दुनिया का मंजर बदल चुका है, काम करने के तरीके बदल चुके हैं, लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है, बहुत तरह की, आप आज के दिन में इतने बड़े बदलाव से पूरा विश्व गुजरा है, हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व गुजर चुका है। उस बदलाव को अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ
एक ही नाम आपके जहन में आएगा और वो नाम आपको मालूम है कि कौन सा वो नाम है जिसका मैं जिक्र करने वाला हूं, और उसको उससे बचने के लिए, उससे उससे अपने आप को बचाए रखने के लिए ही सारे काम हो रहे हैं आज के दिन में। रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे बचने का काम कर रहे हैं, यानी हम अपने आप को प्रिवेंट कर रहे हैं उस चीज से, क्योंकि वो आंखों से दिखता नहीं है। शायद मैं इसकी बात कर रहा हूं, शायद मैं इसकी बात कर रहा हूं। और इस फूल जैसे चीजों को अगर आप देख रहे हैं, तो इसको देखते समय मैं जरा एक म्यूट कर रहा था लोगों को। इस फूल जैसे दिखने वाले जो चित्र है, इस चित्र से आज सब लोग वाकिफ हैं कि आखिर ये पिक्चर है क्या। अगर शायद हमें ये जानकारी नहीं होती कि ये क्या चीज है, तो आज हम लोग कहते हैं कि बहुत खूबसूरत चित्र है, बड़ा ही खूबसूरत है, पता नहीं क्या है। लेकिन आज इसका नाम सब लोग जान चुके हैं। इसका नाम है, जो आप सबके जहन में है, आप सब जानते हैं, उसका नाम है कोविड-19, कोरोना के नाम से जिसे हम जानते हैं। अब ये एक अदृश्य शत्रु है, दिखता नहीं है ये। शायद यही कारण है कि हम लोगों के सामने में, पूरे विश्व के सामने में सिर्फ एक ही चीज है जिससे हम लोग इससे बच सकते हैं, उसका नाम है बचाव। यानी हम अपने आप को बचा के रख रहे हैं, इसका इलाज तो नहीं कर सकते, इससे अपने आप को बचा के रख रहे हैं। तो प्रिवेंशन तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आ चुका है, और इस प्रिवेंशन के कारण ही हम लोग बच पा रहे हैं। जो इसको प्रिवेंट करता रहेगा वो इससे बचता रहेगा। उसके उपाय सरकार भी बता रही है, विश्व भी बता रहा है, आपको पूरी दुनिया को मालूम है कि हमें इससे बचना कैसे है। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम ही है प्रिवेंशन, यानी बचाव। चलिए आगे शुरू करता हूं मैं। लाइफ के अंदर में अब ये बटन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम लोग अपने जीवन के अंदर में प्रिवेंशन के बटन को हमेशा दबाएं, हमेशा दबाएं, ऑल द टाइम। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट यही वो बटन है जो हमारे जिंदगी को बचाएगी, दैट इज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन को अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं कि क्या मतलब निकलता है प्रिवेंशन का, तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी बुरी चीज को, किसी भी बुरी चीज को रोकने के प्रयास को, किसी भी बुरी चीज को रोकने के प्रयास को बचाव कहते हैं। या यूं कह लीजिए द एक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग समथिंग, द एक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग समथिंग। किसी चीज, बुरी चीज को आप रोक रहे हैं, उसे हम बचाव कहते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में इसका मतलब ये होता है। लेकिन अगर बचाव की बात करेंगे, तो अगर बचाव की बात करें तो बचाने को अब मैं थोड़ा एलोबरेट करके आपके सामने रखूंगा कि बचाव के क्या क्या नियम हैं और बचाव के क्या क्या लेवल्स हैं। आप एक पिरामिड देख रहे हैं सामने में। इस पिरामिड के नीचे वाले हिस्से में लिखा है प्राइमरी, फिर है सेकेंडरी, और सबसे ऊपर में है टर्सरी। प्राइमरी का मतलब है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इस प्राइमरी लेवल को बहुत बखूबी से अगर निभाया है, तो कहीं ना कहीं हमें सेकेंडरी लेवल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ सेकेंडरी और टर्सरी में ना जाए वो ज्यादा अच्छा है। इसलिए प्राइमरी लेवल पे ही हम लोगों को इस काम को करने चाहिए। और प्राइमरी लेवल पे जिन लोगों ने भी अपने जीवन में इस प्राइमरी प्रिवेंशन को हमेशा ध्यान में रखा है, ईश्वर उनको कभी भी मौका नहीं देता है सेकेंडरी और टर्सरी में जाने का। लेकिन आज के दिन में ऐसा नहीं है। आज की जिंदगी में हम लोग अपने आप को इतने मशरूफ रखते हैं, इतने मशीनी जीवन में जी रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं हमें ये मुश्किलात आती है कि हम लोग आज सेकेंडरी तो छोड़िए, आज टर्सरी में भी जाके बैठना पड़ रहा है। लेट अस सी व्हाट इज प्राइमरी। अगर मैं प्राइमरी की बात करूं, जिसको हम लोग प्रारंभिक रोकथाम बोलते हैं, तो सबसे पहला इसका लक्ष्य क्या है कि किसी भी तरीके से, चाहे वो कोई भी तरीका हो, आपके अंदर पनपने वाले किसी भी बीमारी को रोकना, आपकी डिसेबिलिटीज को रोकना, और आपको किसी भी रूप में बीमार ना होने देना, किसी डिजीज को अंदर ना आने देना। उसका सीधा सीधा उद्देश्य और लक्ष्य यही है कि आपको किसी तरीके से प्रिवेंट किया जाए कि आपके अंदर में कोई डिजीज या डिसेबिलिटी किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर में ना आए। तो टाइप 1 प्रिवेंशन में ही आता। अब टाइप 1 प्रिवेंशन को अगर मैं बोलूं कि कोविड-19 को अगर आप लोग देख रहे हैं, तो कोविड-19 का जो प्रारंभिक, जो प्राइमरी रोकथाम है, वो सिंपल है कि आप अपने हाथ को धोएं, दूरी बना के रखें, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग करें, फेस मास्क का इस्तेमाल करें, जितना ज्यादा हो सके घर के अंदर रहें। अपने ऐप के थ्रू आप जानने की कोशिश करें कि आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह। देयर आर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आपको टाइम टू टाइम गवर्नमेंट भी अपडेट कर रही है। और आप कर क्या रहे हैं, आप एक प्राइमरी प्रिवेंशन के को आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप प्राइमरी रूप से अपने आप को बचा के रखिए कोविड-19 से, अगर आपको प्रिवेंट करना है। अब कोविड-19 ने आने के बाद
हम सब के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन तो जरूर कर दिया है। और कुछ चीजें कहते थे किसी जमाने में कुछ खास लोगों के ऊपर ही होता था, लेकिन आज तो हर इंसान जिसे देखिए उसके चेहरे पे एक चीज लग जाती है और उसका नाम है फेस मास्क। आज हर व्यक्ति को ये मजबूरी है कि वो फेस मास्क लगा के ही किसी भीड़ भाड़ वाले जगह में या किसी बाहर की दुनिया में जब जाता है। तो हम सबको लिए ये सरकार की तरफ से ये निर्देश है कि आपको बचना है। आपको सबसे ज्यादा जो बचना है, आपको उन चीजों से बचने के लिए जो सबसे पहला साधन है वो है प्राइमरी प्रिवेंशन। और प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए फेस मास्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं फेस मास्क की बात करूंगा तो फेस मास्क किस कैटेगरी के अंदर आता है? प्राइमरी प्रिवेंशन के ऊपर। अगर मैं प्राइमरी प्रिवेंशन के कुछ और एग्जांपल्स आपको देना चाहूं तो शायद आपको समझ में आएगा। जैसे कि सीट बेल्ट, हम सभी के गाड़ियों में सीट बेल्ट होता है। अब ज्यादातर लोग सीट बेल्ट पुलिस के डर से लगाते हैं कि ओ माय गॉड सामने कोई पुलिस वाला ना नजर आ जाए, वो चालान कर देगा तो सीट। क्या प्रॉब्लम है पुलिस को? क्या प्रॉब्लम है इस देश के प्रशासन को कि हमें मजबूरी है सीट बेल्ट बांधना? जब हम फ्लाइट्स में जाते हैं, हवाई जहाज में जब सैर करते हैं, तो वहां भी कहते हैं कृपया अपने सीट बेल्ट को बांध लें। कुछ तो वजह होगी। कभी हमने ध्यान से नहीं सोचा है कि सीट बेल्ट हमारे जीवन रक्षक कैसे। आज के दिन में हर इंसान को क्या लगता है कि भाई पुलिस है तो सीट बेल्ट लगाओ, पुलिस नहीं है तो सीट बेल्ट ना लगाओ। शायद इसका साइंटिफिक आपको जरूर परीक्षण करना चाहिए। आज ही अपने गाड़ी में बैठिए और अपने सीट बेल्ट को एक झटके के साथ खींच के देखिए। एक झटके के साथ खींच के आप देखेंगे तो वो सीट बेल्ट लॉक हो जाती है। और यही कारण है कि जब फिजिक्स आप समझेंगे कि जब आपको रैंपिंग होती है, एक टकराव की स्थिति जब पैदा होती है, तो इंसान का जो ऊपर का हिस्सा है वो उसी मोमेंटम से शीशा को तोड़ सकता है। इसलिए उसको रोकने के लिए सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूरी है। अब एक छोटी सी बात अगर हम समझ पाए तो शायद हमारी बहुत सारी इंजरीज बच सकती हैं, हम बहुत से लोगों को बचा सकते हैं। लेकिन इसको प्रिवेंशन के तौर पे दिमाग में रखना होगा कि सीट बेल्ट फर्स्ट। आज भी मैं देखता हूं बहुत सारे लोग सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो कि एक प्राइमरी प्रिवेंशन है। दूसरा जो सबसे कॉमन चीज दिखती है वो है हेलमेट। कि हेलमेट हमारे सिर के प्रिवेंशन के लिए बनाया गया है, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में मैं देखता हूं कि लोग हाथ के अंदर में, बाजू के अंदर में हेलमेट लगा के घूमते हैं, जैसे सिर से ज्यादा इंपॉर्टेंट बाजू है। सिर टूट जाए कोई बात नहीं, बाजू नहीं टूटना चाहिए। और सामने वाला पुलिस वाले अगर खड़े हैं तो 100 रुपया देने के लिए पहले से तैयार है, पैसा है ना, नो इश्यूज। सो हेलमेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हेलमेट आपके सिर की प्रारंभिक सुरक्षा देता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बच जाएगा, लेकिन बचने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए हमें हेलमेट लगाना जरूरी है। प्रिवेंशन। एक छोटा सा ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये एक अम्ब्रेला है, छाता है। लेकिन बचपन से हमने देखा है कि छाते का इस्तेमाल बुजुर्ग लोग जब धूप में निकलते थे तो छाता करते थे, बारिश के दिनों में तो छाता याद आता ही है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा प्राइमरी प्रिवेंशन का टूल है जो हर घर में मिल जाता है, तकरीबन सभी घर में। हालांकि इसका ज्यादातर इस्तेमाल बारिश के दिनों में करते हैं, लेकिन तकरीबन सभी घरों के अंदर में प्राइमरी प्रिवेंशन आपको मिलता है। चश्मा, जिसे हम गोगल्स के नाम से जानते हैं, कि ताकि आपकी आंखों को ये प्रिवेंट करता है अल्ट्रावायलेट रेज से या सूरज की जो किरणें आती हैं उन चीजों से आपको बचाता है और आपको एक ठंडक महसूस होती है। तो चश्मा भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्राइमरी प्रिवेंशन के तौर पे काम करता है। शुद्ध जल, साफ पानी, हमेशा ध्यान रखिए कि पानी आपका हमेशा साफ हो ताकि आपके शरीर का प्रिवेंशन हो सके। अभी मैं धीरे 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 आपके शरीर की तरफ आ रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये चीजें क्यों जरूरी हैं, ये चीजें इतनी जरूरी हैं। साफ पानी के जब जिक्र होगा तो साफ खाना भी चाहिए। साफ खाने का मतलब है, आप याद कीजिए जब हम लोग न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने एक पिरामिड की बात करी थी, फूड पिरामिड की बात करी थी। आपके पिक्चर जो लगी है सामने, उसको देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा कि हमें कौन सी चीज को ज्यादा खाना है, कौन सी चीज को कम खाना है, कौन सी चीज को उससे कम खाना है। और सबसे ऊपर में आपको याद होगा कि नमक, चीनी और तेल, SOS, सॉल्ट, ऑयल एंड शुगर, इन 3 चीजों का इस्तेमाल सबसे कम करना है। तो ये चीज अगर हम अपने जीवन में अगर हम ध्यान रखें और सिर्फ ध्यान रखें कि जो हम खाते हैं वही हम बन जाते हैं, तो खाने का ध्यान अगर हम रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को बचा के रख रहे हैं। तो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर में ये सारी चीजें आती हैं। अब एक शब्द है जो पूरी दुनिया अक्सर गुनगुनाती हुई कहती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आपका बचाव जो है वो कहीं ना कहीं आपको क्योर करने से ज्यादा बेहतर है कि हम अपने आप को बचा के रखें। दुर्घटना से हम बचा के रखें तो दुर्घटना से बचाव ज्यादा जरूरी है। इसलिए बुजुर्ग कहा करते थे कि बचाव में ही बचाव है। नाउ कमिंग फॉरवर्ड,
कि आखिर अगर हम बचाने की बात कर रहे हैं, अपने शरीर को और किन चीजों से हमें बचाने की आवश्यकता है, ये जानने की जरूरत है कि हमें किन चीजों से बचना है। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन आते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन तो आपने देख लिया कि प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर में किन चीजों की बात चल रही थी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द्वितीय रोकथाम, जो कि सेकेंडरी प्रिवेंशन है। इसमें हमें आने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, लेकिन आज के जमाने में आपको ये करना मजबूरी है कि आप अपनी प्रिवेंशन के लेवल को सेकेंडरी लेवल पे ले आए। यहां पे बात चलेगी जांच पड़ताल की, यानी कि कुछ ना कुछ आपको डायग्नोस करने की जरूरत है, कुछ ना कुछ आपको टेस्ट करने की जरूरत है, अपने शरीर को कुछ जानने। देखो, एक दो बातें होती है, मैं आपको बोलूं, मैं अक्सर मेरे मुंह से एक बात निकलती है कि क्या आप मानते हैं कि आप 100% स्वस्थ हैं, या आप जानते हैं कि 100% आप स्वस्थ हैं? दोनों में फर्क है। मानना और जानना दो अलग बातें हैं। तो प्राइमरी जो है उसमें अपने आप को आप बचाते हैं, तो जानना जो है दैट इज योर सेकेंडरी, कि आप सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या आप वाकई जानते भी हैं कि आप स्वस्थ हैं। इसके लिए कुछ काम करने बहुत जरूरी हैं। अपने जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो हमारे शरीर के मुख्य अंग हैं, उनके बारे में आपको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। व्हाट आर द वाइटल ऑर्गन्स, और उनको हम बिना जांच के नहीं जान पाएंगे कि आज के दिन में वो स्वस्थ रूप से काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आइए एक एक करके देखते हैं कि कौन से वाइटल ऑर्गन्स हैं। सबसे वाइटल ऑर्गन जो मुझे समझ में आती है वो इंसान की आंखें हैं। बहुत जल्दी अगर हम अपने आंखों का पीरियोडिक टेस्ट करवा दें, आई टेस्ट कराएं, हम अपने विजन को टेस्ट करके रखें, तो हो सकता है कि हम खान पान के द्वारा ही अपने आई को बचा पाए, अपने आई साइट्स को बचा पाए। और हमें पता कब चलता है, बचपन में भी कुछ बच्चों को जो है, आज देखो छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है। कहीं ना कहीं उसका सीधा संबंध तो खान पान से ही है। छोटे बच्चों को चश्मा लगना और काफी दिनों के बाद बड़े लोगों के भी आंखों में प्रॉब्लम आती है तो चश्मा लगता है। अगर शुरू से ही हम लोग न्यूट्रिशन का ध्यान रखते तो शायद हमें चश्मा नहीं यूज करना पड़ता। तो इसका मतलब है सेकेंडरी प्रिवेंशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज पीरियोडिक आई टेस्ट, आंखों की जांच जरूर करनी चाहिए। आंखों के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज ब्लड टेस्ट, कि आपके शरीर में जो खून है उस खून की जांच करवाना बहुत जरूरी है। कि आपके खून से तकरीबन कई सारे चीजों के बारे में जानकारी पता चलती है, कि आपके ब्लड के अंदर में शुगर का लेवल क्या है, आपका लीवर कैसा काम कर रहा है, आपका किडनी कैसा काम कर रहा है, आपके हार्मोन्स कैसे हैं, आपका सब कुछ बहुत बड़ा ये आपका एक रिपोर्ट कार्ड है। अगर हम लोग ब्लड टेस्ट पीरियोडिक कराएं तो हमारे स्वस्थ या अस्वस्थ शरीर का ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि चार्ट है जो आपको प्रेजेंट करता है कि हमारा शरीर अंदर से स्वस्थ कैसा है। तो ब्लड टेस्ट करने से मत घबराइए। बहुत से लोग डरते हैं कि हमें ब्लड टेस्ट कराएंगे तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। साल में एक बार ब्लड टेस्ट होना बहुत जरूरी है कि आप सब लोग पूरे फैमिली का, अपना ही नहीं पूरे फैमिली का ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। ब्लड टेस्ट के बाद जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है दैट इज पीरियोडिक ब्लड प्रेशर एंड हार्ट। अपने दिल और अपने ब्लड के प्रेशर को जरूर, एक नॉर्मल प्रेशर जो 120/80 जो कहते हैं हम लोग, ये एक नॉर्मल रेंज है और कहीं ना कहीं हम लोगों को इससे गुजरना पड़ता है। अगर वो चीज बिगड़ जाए तो ब्लड प्रेशर जो है हमारे दिल पे ज्यादा जोर पैदा करता है, ज्यादा परेशानी पैदा करता है, इससे और भी कई बीमारियां हो सकती हैं। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में अगर शुरू से ही हम लोग अपने ब्लड प्रेशर को जांच करके रखें कि अगर वो बढ़ती हुई दिख रही है तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है खान पान से ही, लेकिन जब बहुत ही बिगड़ जाएगा तो फिर तो दवाइयों का ही सहारा है। इसलिए ब्लड प्रेशर और हार्ट टेस्ट हमें पीरियोडिकली करवाने चाहिए। देन जो सबसे आज के दिन में इंपॉर्टेंट है वो मैं बोलूंगा कि हमारे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल, जो कि एक बहुत छोटी मशीन आती है जिसे हम ऑक्सीमीटर बोलते हैं। इस ऑक्सीमीटर के अंदर में आप अपने फिंगर्स को लगाएं और उसको जब स्टार्ट करेंगे तो ये आपका पल्स रेट और आपके बॉडी का ऑक्सीजन दोनों आपको बता देगा कि आपके बॉडी के अंदर में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा है। और खास करके कोरोना के काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट मशीन बन के आई है वो है ऑक्सीमीटर। और ऑक्सीमीटर कोई बहुत महंगी मशीन नहीं है, आप अपने घरों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं ताकि आप इसके मार्फत आप देख सकते हैं कि हमारे बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो एक सीमित मात्रा से ना नीचे है, और ज्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाए तो शायद उसके भी दुष्परिणाम निकल के आ सकते हैं। तो एक नॉर्मल निश्चित मात्रा दी गई है कि आपका ऑक्सीमीटर टेस्ट होना जरूरी है, ये आप अपने घर में रख सकते हैं। अब द्वितीय प्रिवेंशन के बाद जो थर्ड प्रिवेंशन लेवल है दैट इज
टर्सरी, तृतीय रोकथाम जिसे कहते हैं। अब आप खुद समझ रहे होंगे कि प्रारंभिक यानी कि फर्स्ट लेवल का जो प्रिवेंशन है अगर हम करें तो हमें सेकंड लेवल में आने की जरूरत नहीं है, और अगर हमने सेकंड लेवल पे आ गए तो अब कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना है कि हम थर्ड लेवल पे ना जाएं। इसके लिए जरूरी है कि हम सेकेंडरी लेवल पे ही टिके रहें, लेकिन कई दफा चीज हमारे हाथ में नहीं रहती है, हमारे हाथों से बाहर निकल जाती है और बाद में हम किसी ना किसी चीज के बीमार हो जाते हैं, और उसको ठीक करने के लिए, पूर्ण सुधार करने के लिए आदमी को एजुकेशन की भी जरूरत पड़ती है, मेडिसिन की भी जरूरत पड़ती है, और बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे जरूरी है कि टर्सरी प्रिवेंशन जब शुरू होती है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपका जीवन दवाइयों पे अब चलने लगेगा, यानी अब जीवन के अंदर में दवाइयां एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगती हैं, विच कम्स अंडर टर्सरी प्रिवेंशन। क्योंकि अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग इसके शिकार होंगे और हमें मौत मिल सकती है, तो हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। टर्सरी प्रिवेंशन में हॉस्पिटल केयर लेना पड़ सकता है, बार बार हमें जाके अपने डॉक्टर या कंसल्टेंट को मिलना पड़ेगा, उनसे जाकर सलाह लेनी पड़ेगी कि अब आगे का जीवन की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए। ये टर्सरी प्रिवेंशन में आता है। और एक वक्त ऐसा आएगा जब हो सकता है कि हम लोग अपने आप पे बिल्कुल कंट्रोल छोड़ दें और कुछ भी ना करें, तो कहीं ना कहीं हमें अपने इंटेंसिव केयर यूनिट में हमें एडमिट कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपको भी पता है वहां पे एक सपोर्ट सिस्टम होता है। और मजाक मजाक में कई बार मैं बोलता हूँ लाइफ में, अपने गुरुजनों से और बाकियों से मैंने सुना कि जिंदगी में दो चीजें बड़ी जरूरी हैं, कि सपोर्ट सिस्टम, हम लोग कहते हैं भाई हमें सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो मैं मजाक में कहता भाई सपोर्ट सिस्टम तो जिंदगी में एक ही जगह देखा है और उसका नाम है अस्पताल, हॉस्पिटल। और वहां पे एक आईसीयू में एक सपोर्ट सिस्टम होता है जो हमारे शरीर के अंगों को मशीन के द्वारा चलाता है। आप सबको भी मालूम है कि ये सपोर्ट सिस्टम मुश्किल से 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता या 2 हफ्ते तक हमें जिंदा रख सकता है, उसके बाद शरीर को वो जिंदा नहीं रख सकता। तो भगवान ना करे कि जिंदगी में हमें किसी भी तरह के सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़े, किसी भी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत ना पड़े, न मानसिक न शारीरिक। ऊपर वाले से हम लोग प्रार्थना करें कि हमें किसी सपोर्ट सिस्टम को ना लेना पड़े जिंदगी में। स्वयं सक्षम बने, खुद काम करेंगे और खुद मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे स्ट्रांग रहेंगे। ये आपको प्लेज लेना जरूरी है ताकि आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकें। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर इंसान बीमार क्यों होता है? ये तो जीवन की नियति है कि स्वास्थ्य, समय और संबंध बदलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर आदमी को बीमार होना चाहिए या बीमार होना जरूरी है। कुछ प्रक्रियाएं तो नेचुरल हैं, लेकिन फिर भी आदमी बीमार क्यों होता है? अब हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ा है कि हम सबका जो शरीर है वो बहुत डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन है, जिसमें सबसे बड़ा है कि हम कहते हैं हमारा शरीर बिलियंस एंड मिलियंस सेल्स से बना है। सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से ये शरीर का निर्माण हुआ है। तो क्या होता है, वो सेल जिससे हमारा निर्माण हुआ है, वही हमारा अणु, वही हमारा परमाणु जब साथ मिले हुए हैं, जिससे हम सबके शरीर की संरचना है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वही है। अब अगर ध्यान से देखें कि जिनसे हम बने हैं, जो हमारा वजूद है, अगर उसकी सुरक्षा वही हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम अपने पूरे संपूर्ण शरीर को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन खतरा वहीं पैदा होता है, और वो खतरा कैसे पैदा होता है, आइए आगे देखते हैं इस स्लाइड में। ये वो डेंजरस एनिमीज हैं जो हमारे जीवन में हमारे साथ हैं, और ये किसी शैतान से कम नहीं है, जिसका नाम है फ्री रेडिकल्स। और ये हर समय 24 घंटे हमारे शरीर के सेल्स को या तो मार देते हैं या उसे खराब कर देते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा बाहर में किसी शरारती बच्चों के साथ हम आपको खेलने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमें भी मालूम है कि वो बच्चा आपको शरारत करना सिखा देगा। या हम किसी गलत संगत में बैठना पसंद नहीं करते, या लोगों को नसीहतें देते हैं कि हम गलत संगत में ना जाएं, क्योंकि हो सकता है उस संगत से हम भी खराब हो जाएं। अब ये सेल्स जो हमारे शरीर में है, जिसको कि आप अणु और परमाणु के रूप में आप देख सकते हैं, ये लगभग बिलियंस एंड ट्रिलियंस हैं जिनसे हमारा शरीर का निर्माण होता है। ये बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं। ये जो एटॉमिक रिएक्शंस, एक्शंस हैं मॉलिक्यूल्स और एटम्स का, जिसमें कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जो हैं, जो आपस में जो चक्कर काटते रहते हैं, तो अब ये यहीं पे प्रॉब्लम है कि इसी में कोई एक अणु किसी कारण बिगड़ गया, और वो बिगड़ने का कारण सिर्फ ये है कि बाहर की दुनिया से हमें कुछ पोल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स, चाहे वो खाने से, चाहे वो पानी से, चाहे वो हवा से,
या मानसिक तनाव से उस अणु का बिगड़ जाना। और जब वो अणु बिगड़ जाता है, आइए मैं आपको एक सेकंड स्लाइड में समझाता हूं कि जब कोई बिगड़ा हुआ अणु आपके सेल्स के, गुड सेल्स के किसी अणु को खींच लेता है, तो वो फ्री रेडिकल बन के हमारे शरीर में घूम रहा होता है। या यूं कह सकते हैं वो आवारा सेल्स हैं, वो बदमाश सेल्स हैं जो हमारे अच्छे सेल्स को पकड़ के अपने ग्रुप में मिला लेते हैं और फिर वो हमारे शरीर के संरचनाओं के अंदर में घुलने मिलने लगते हैं। ये एक बहुत सहज वैज्ञानिक प्रक्रिया है, लेकिन ये होती रहती है। लेकिन अगर इसका कंट्रोल हम लोगों ने नहीं रखा तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों को यहीं से मारने की शुरुआत होती है। जैसा कि आपने पिछले स्लाइड में देखा कि हम शैतान हैं, हम तुम्हें या तो मार देंगे या हम तुम्हें खा जाएंगे। तो इस रेडिकल्स को, जिसको हम, ये आजाद हैं, स्वच्छंद हैं, इनके ऊपर कोई कानून नहीं है, इनके ऊपर में कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए ये बिगाड़ेंगे, जहां चाहेंगे वहां बैठ जाएंगे, दूसरे अणु को पकड़ लेंगे, किसी और सेल्स को पकड़ लेंगे, मिल के एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, और जब इकट्ठे हो जाएंगे तो ये ज्यादा ताकतवर बनते जाएंगे। इसके कई वजह हैं। इसके वजह है ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एक्सेसिव ऑक्सीडेशन की वजह से भी हमारे जो है सेल्स खराब हो जाते हैं और वो दूसरे सेल्स को अट्रैक्ट करने लगते हैं। थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इस तरीके से कि आपका एक तरफ हेल्दी सेल है, अब फ्री रेडिकल्स का अटैक हुआ, आक्रमण, कि हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें खा जाएंगे। और जब उनका आक्रमण हो जाता है तो हमारा ही सेल खराब हो जाता है, जिसे हम डैमेज सेल बोलते हैं। अब ये जो डैमेज्ड सेल है, जो क्षतिग्रस्त सेल्स है, ये किस तरीके से हम लोगों को परेशान करता है, आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। सबसे पहले ये हमें परेशान करता है कि हमारे शरीर के अंदर ये कहां से आते हैं, कैसे बनते हैं। अगर आप बाहर के इन गोलों को देखें तो सबसे ऊपर में आप देखेंगे पेस्टिसाइड्स। अभी मैंने एक वीडियो लगा रखी थी पेस्टिसाइड्स के ऊपर में। कुछ ऐसे चीजें हैं जो देख के दिमाग खराब होता है, उनमें से पेस्टिसाइड्स भी है कि केमिकल्स का छिड़काव करके हमने अपने धरती माँ को ही करप्ट किया है। न्यूट्रिशन के टाइम में हमने ये डिस्कशन किया था। ड्रग्स से हम बच नहीं पा रहे, चाहे वो LSD हो या फिर वो कोई नॉर्मल ड्रग हो या फिर मेडिसिन हो। ये ड्रग्स भी हमारे अंदर में हमारे को फ्री रेडिकल पैदा कर रहे हैं। पोल्यूशन तो फ्री रेडिकल पैदा करता ही है। इंडस्ट्रियल केमिकल्स हमारे अंदर फ्री रेडिकल्स पैदा कर रहे हैं। अल्कोहल हमारे अंदर फ्री रेडिकल्स पैदा कर रहे हैं। टॉक्सिक मेटल्स हैं जो हमारे अंदर फ्री रेडिकल्स पैदा करते हैं। रेडिएशन जो मोबाइल से होता है या फिर बड़े बड़े रेडिएशन के प्लांट्स जहां होते हैं वहां पे होता है, लेकिन इस मोबाइल फोन से थोड़ा बचिए क्योंकि इससे भी फ्री रेडिकल्स पैदा होता है। और जो लाइफस्टाइल में सिगरेट विगरेट है या तंबाकू का सेवन है, इससे तो फ्री रेडिकल्स पैदा होगा ही। और फ्री रेडिकल्स जब पैदा होता है तो सबसे पहला ऑक्सीजन सेंटर्ड फ्री रेडिकल्स हैं, जिसमें ऑक्सीजन के अणु टूट जाते हैं। सल्फर सेंटर्ड रेडिकल होते हैं, कार्बन सेंटर्ड रेडिकल्स होते हैं, नाइट्रोजन सेंटर्ड रेडिकल्स होते हैं, जिनके अणु परमाणु की जो है जो मात्रा है वो बदल जाती है। आपको इस एग्जांपल से समझ में आएगा कि ये एक सेब है जिसको आप काटते, और काटने के बाद खुली हवा में जब इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस चालू होता है तो आपको सेब का रंग बदला हुआ दिखता है। जैसे ही सेब का कलर चेंज हो गया, इसका मतलब कि ये ऑक्सीडेटेड हो गया। यही चीज तो हमारे सेल्स पे भी लागू होती है कि जब हमारे सेल्स ऑक्सीडेटिव हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सेल ऑक्सीडेटिवली स्ट्रेस हो जाते हैं। जब ऑक्सीडेशन होगा तो आप खुद देखो, एक टमाटर है, उस टमाटर के ऊपर में ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ और वो टमाटर सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो क्या हमारे सेल्स को नहीं होगा? हमारा नॉर्मल सेल है, उस पर अटैक होता है काफी सारे फ्री रेडिकल्स का, और बाद में वही सेल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आ जाता है। तो इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण हम लोग बीमार होते हैं। इस फ्री रेडिकल को रोकना बहुत जरूरी है, जिसका सबसे पहला प्रभाव किस पर पड़ता है? हमारे मस्तिष्क पे। तनाव। मैंने तनाव से संबंधित यहाँ बहुत सारी चीज बताना चाहता था, लेकिन समय की कमी के कारण मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज हम लोग फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेशन प्रोसेस पे बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको आउट ऑफ द सिलेबस बताना चाहूंगा कि तनाव जिंदगी में ना सिर्फ परेशानियां पैदा करता है, बल्कि ऐसे ऐसे बीमारी को इनवाइट करता है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसमें बहुत सारे सामाजिक विकृतियां पैदा होती हैं, चाहे वो जल्दी मां बनने का एक डिसऑर्डर पैदा होता है हमारे बच्चों में, या फिर मां बनने की क्षमता तुरंत खत्म हो सकती है, या फिर फादर बनने की क्षमता तुरंत खत्म हो जाती है। सोशल इंजीनियरिंग डिस्टर्ब हो जाता है इस तनाव के चक्कर में। इसलिए स्ट्रेस को बहुत दूर करना आवश्यक है। ये एक कॉमन सी बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं
कि आपको, हम सबको इन चीजों से बचना चाहिए। मानसिक तौर पे जब, क्योंकि हमारे ब्रेन से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है, और अगर ब्रेन डिस्टर्ब होना शुरू होता है तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ब्रेन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो जिसका असर सबसे ज्यादा पड़ता है, वो हमारे दिल पे पड़ता है, हर्ट। अब अगर मैं हर्ट की बात करूं तो दिल तो है, धड़केगा ही, दिल धड़कने के लिए ही बना है, इसका कोई और रोल नहीं है, धड़कना है। और हमारे शरीर के अंदर में अच्छे खून को पंप करना है। छोटा सा ये पंपिंग मशीन इतनी कैपेसिटी रखता है कि 3 मंजिल ऊपर तक आपको पंप करके खून को पहुंचा सकता है। लेकिन इसकी हालत खराब कब होती है? जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और फ्री रेडिकल्स अटैक करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा धड़केगा, कम धड़केगा, या फिर धड़कना बंद कर देगा। तो किसी भी स्थिति में उस चीज को, हम लोगों के लिए ये बेहतर नहीं है कि हम अपने दिल को और उसकी धड़कन को और उसके फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करें। सो बेटर है कि आज हम लोग इस चीज को समझे कि हमें प्रिवेंट करना है अपने हार्ट को फ्री रेडिकल्स से। किडनी, अब पॉलीसिस्टिक ट्यूमर्स ऑन किडनी आज के दिन में कॉमन होता जा रहा है। अब इसका जो सबसे बड़ा कारण है, दैट इज अगेन पोल्यूशन एंड फ्री रेडिकल्स, कि आपके शरीर पे वो अटैक कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये हमारे वाइटल ऑर्गन है, अगर मैं बात करूं, ये हमारे वाइटल ऑर्गन है, ये हमारे वाइटल ऑर्गन है। इन सभी वाइटल ऑर्गन्स पे सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल का असर है, उसके कारण ये चीजें खराब हो रही हैं। तीसरा जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आज के दिन में सबसे चर्चित ऑर्गन है, दैट इज लंग्स। निमोनिया जिसको हम लोग कह रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है वो हमारे फेफड़े को संक्रमित करता है। क्या है ये? अल्टीमेटली हमारा जो लंग्स है वो कहीं ना कहीं संक्रमित हो जाता है और हमारे को सांस लेने में परेशानी आती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन। ऐसे ही श्रृंखला में कुछ और भी ऑर्गन्स आते हैं, लेकिन अब सवाल आता है कि फ्री रेडिकल को हम लोग कैसे रोक सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है लीवर। बहुत से लोगों को, मैंने किसी बच्चे से पूछा, बेटा बताओ लीवर किधर होता है, तो वो सही जगह बता नहीं पा रहा था कि लीवर कहाँ होता है। कई दफा ऐसा भी मैंने सुना है, लोगों को मालूम नहीं। अब उनमें उनका दोष नहीं है, कहीं ना कहीं उनको जानना, हमें अपने कम से कम वाइटल ऑर्गन्स का पता होना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक चित्र के माध्यम से उनको बताया जाए कि आपका लीवर कितना बड़ा होता है और कहाँ पे उसकी प्लेसमेंट होती है। और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि सबसे ज्यादा टॉक्सिन्स और डिटॉक्सिफाई करने का जो काम है, आपने डिटॉक्स के सब्जेक्ट में सुना था, सबसे ज्यादा बड़ा रोल लीवर का ही होता है। और टॉक्सिन्स और फ्री रेडिकल की वजह से हम लोग क्या होते हैं, बचपन से जवान और जवान से बूढ़े। कौन होना चाहता है, कौन देखना चाहता है अपने बुढ़ापे को? नोबडी। हम सब अपने पुराने जमाने में जब अपने पिक्चर्स को देखते हैं, अपने बचपन के पिक्चर्स को देखते हैं, अपने कॉलेज के पिक्चर्स को देखते हैं, तो हमें लगता है कि यार किस तरीके से एक इंसान बदलता चला जाता है। और उसका कारण सिर्फ एक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल्स, और ये सारे मिलकर के हमें बूढ़ा कर रहे हैं, हमारे शरीर के सेल्स को मार रहे हैं। अब इससे बचना है। इस एजिंग प्रोसेस इज ऑल्सो इक्वल टू फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स जितना कम बनेगा, हमारी एजिंग प्रोसेस कम होगी। कैंसर, सभी इंसान डरता है। आज हर इंसान कैंसर ट्यूमर सेल से घबरा रहा है। जब फ्री रेडिकल्स होंगे, सेल्स खराब होंगे, एक सेल्स दूसरे को पकड़ते हैं, पकड़ पकड़ के वहां पे गांठें बनती हैं। उस गांठ को हम लोग लंप बोलते हैं, जिसको हम लोग ट्यूमर बोलते हैं, और बाद में वो कैंसर का रूप बदल सकता है। तो कहीं ना कहीं इस पे हमें रोकथाम करने की जरूरत है कि हम लोग इसको रोक के रखें। और फाइनली जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, कि आपके सेल्स को स्ट्रेस ना हो, इसको कैसे रोक सकते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि आज इस पर चर्चा जो चल रही है, कि अब हम लोग इसको समझ चुके हैं कि हमारे को क्या प्रॉब्लम आती है। तो आइए अब चर्चे को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि हम अपने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कैसे रोक सकते हैं। और रोकेंगे नहीं तो ये प्रॉब्लम तय है। ब्रेन में प्रॉब्लम आ सकती है, अल्जाइमर, पार्किंसंस, इंसोमेनिया, डिप्रेशन, डिमेंशिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स। अगर दिल की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी प्रॉब्लम। किडनी में क्रॉनिक डिजीज हो सकता है, स्किन में बुढ़ापा, एक्ने, झुर्रियां, ये सब जितनी चीजें हैं, स्किन प्रॉब्लम है, मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज है, क्रोनिक फटीगनेस है, जॉइंट्स में, हमारे हड्डियों में, चाहे वो रिमोटाइड अर्थराइटिस हो, ऑस्टियो अर्थराइटिस हो, सोराइटिक अर्थराइटिस हो, कुछ भी हो सकता है। इम्यून सिस्टम हमारा खराब हो जाता है, ब्लड वेसल्स हमारे कमजोर हो जाते हैं, लंग्स हमारा कमजोर हो जाता है, आंखें हमारी जो है, जिसको हम मैकुलर डिजेनरेशन बोलते हैं, वो सब कुछ किसका कारण है? फ्री रेडिकल।
ये मेजर डिजीज हैं और फ्री रेडिकल को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम ऑक्सीडेटेड चीज को क्या करें, एंटीऑक्सीडेंट्स। फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, जिंदगी में अगर हमने अपने शरीर के अंदर में हो रहे ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकने के लिए एक ही काम करें, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। अब आपके दिमाग में ये बात, ये शब्द पहले से है कि एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हम लोग देते हैं तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोक सकते हैं, लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेगा कहां, एंटीऑक्सीडेंट्स होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में मैंने सोचा आपको अपडेट करूं ताकि आप और बेटर रूप में इसको समझ पाएं और इसको इस्तेमाल कर पाएं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि एक अच्छा हेल्दी सेल्स को फ्री रेडिकल आपके सेल चुराता है, लेकिन अगर आपके शरीर में एक एंटीऑक्सीडेंट हीरो है तो चुराए हुए सेल्स को वापस ले लेता है। बहुत सिंपल, हेल्दी सेल्स का फ्री रेडिकल ने सेल्स चोरी किया और एंटीऑक्सीडेंट वाले हीरो ने उस चुराए हुए सेल्स को वापस ले लिया। तो एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं इसको थोड़ा आगे ले चलूं तो फ्री रेडिकल को बैलेंस करने के लिए, उसको हटाने के लिए, क्योंकि ये हमेशा होती रहती है, एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत जरूरी है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसके क्या काम है, तो सबसे पहला काम है उसका प्रिवेंशन, यानी कि बचाव, जैसा कि हम लोगों ने पहला लेवल में दूसरा है रेडिकल स्कैवेंजिंग। रेडिकल स्कैवेंजिंग का मतलब है कि सड़े गले सेल्स को खा जाना, उसका खाना ही वही है जो सड़ा गला सेल्स है। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन वो करता है और थर्ड में उसको रिपेयर कर देता है, सेल्स को रिपेयर कर देता है। इसलिए फ्री रेडिकल्स को हटाना, खाना और साफ करना ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स को हम लोग बिल्कुल भी, आप समझें कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा दोस्त, मित्र, साथी अगर कोई है तो वो एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स को थोड़ा सा मैं एलोबरेटिव कर देता हूं कि ये दो तरह के होते हैं, एक है एंजाइमेटिक और दूसरा है नॉन एंजाइमेटिक। एंजाइमेटिक का मतलब है जो एंजाइम्स के थ्रू हमारे अंदर है, और नॉन एंजाइमेटिक का मतलब है वो एंटीऑक्सीडेंट जो हमें बाहर से लेना पड़ेगा। अब एंजाइमेटिक का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर ही है और हमारे शरीर से ये बनता है। इसी को आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो एंजाइम बनते हैं, निकलते हैं, जो केमिकल्स निकलते हैं, बनते हैं, इस अच्छे से बनने निकलने की प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब हमारे शरीर के जरूरत पड़ने पे कोई एंजाइम निकले और निकलने के बाद शरीर में काम करे, ये फैक्ट्री अच्छे से चलती रहे, सुचारू रूप से चलने वाली फैक्ट्री को मेटाबॉलिक स्टेटस बोलते हैं और मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो नॉन एंजाइमेटिक पे बात में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको जल्दी से ये बताने की कोशिश करूंगा कि एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, उसको आप समझें। शायद ये नाम आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो है, एसओडी, ये हमारे शरीर का एक बढ़िया एंजाइम है जो बहुत तरह का थेरेपेटिक इफेक्ट कर देता है। उसके बाद ग्लूटाथियोन है जो कि एक सिस्टम के रूप में काम करता है, और हमारे जो नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनको भी ये सपोर्ट करता है। उसके बाद कैटलीज हैं। ये सारे आपने नाम कभी नहीं सुने होंगे, कुछ नाम आपने सुने होंगे जो कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। इसमें दूसरे नंबर पे एक नाम है फेरिटीन। ये वो एंजाइम है जो हमारे शरीर में धातु रूप में जो कुछ भी होता है, मेटल बाइंडिंग प्रोटीन्स बोलते हैं जिसको, उनको अपने शरीर के अंदर में रिटेन करने की कोशिश करता है। और फेरिटीन जो है वो हमारे लिए आयरन, जो हम कहते हैं ना आयरन की कमी हो गई, आयरन को बॉडी के अंदर में रखने के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। हीमोग्लोबिन जो मैं छठे नंबर पे दिखा रहा हूं, ये भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन कुछ और नाम आपने शायद सुने होंगे, मैं उसके बारे में जरूर बताऊंगा। जो आगे है, जो नॉन एंजाइमेटिक में आते हैं, मैं सबसे पहले उनके बारे में बताऊंगा कि ज्यादातर ये नेचुरल फूड से मिलते हैं और ज्यादातर फल और सब्जियों से मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि फल और सब्जी खूब खाइए। अब एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे अगर नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स भी हम लोग ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर उससे बचता रहता है, लेकिन वो बहुत बड़ी दुनिया है। फल और सब्जियों में इतनी बड़ी दुनिया है, आप उसमें गोता लगा सकते हैं। आप फल और सब्जियों का सेवन करते हुए अपने अंदर के ऑक्सीडेशन प्रोसेस को मार सकते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स के थ्रू आप अपने शरीर के सेल्स को बचा सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस पिक्चर के अंदर में बहुत सारे फल, सब्जी, फ्रूट सब दिख रहे हैं आपको। जो कुछ भी आपको दुनिया में दिखता है समझ लीजिए कि वो आपके फायदे की ही है जो हम खाते हैं, और वो एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में काम करते हैं। थोड़ा आगे मैं चलता हूं, जैसे साइट्रस फूड है, खास करके संतरा, नींबू, ऐसे जितने भी जिसके अंदर में साइट्रस जिसको आप कह सकते हैं, ये साइट्रस फूड भी हमारे लिए बहुत बढ़िया। आपने देखा सर्दियों में जब हम लोग कीनू का जूस पीते हैं या लेमन फ्रेश वाटर पीते हैं, अचानक से लगता है शरीर के अंदर में जो है ना
एनर्जी आ गई। दैट इज बिकॉज ऑफ दैट, उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को खत्म करके एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे ये काम करता है और हमारे सेल्स जिंदा हो जाते हैं। ग्रीन लीफी वेस्ट जो है, पत्तेदार सब्जियां जरूर खाइए, जो कुछ भी पत्तेदार मिले उसको खाइए, इसके अंदर में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। बेरीज हैं ढेर तरह के, उन बेरीज को खाइए, चाहे ब्लू बेरीज हो, ब्लैक बेरीज हो, या कुछ भी हो, आपको जो कुछ भी मिलता हो, जो बेरी है, अंगूर है या कुछ भी है, इन सब के अंदर में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। जरूर खाना चाहिए थोड़ा थोड़ा, कभी ना कभी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जीवन में लोग खाने के लिए बोलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ज्वार है, चेरी है, या फिर ये शिमला मिर्च है, पेपरिका जिसको बोलते हैं, देन गाजर है, टमाटर है, चुकंदर है, इन सब के अंदर में एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है। इसलिए कभी ना कभी इनको सोच समझ के खा दी, आज मुझे ये खाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर में एंटीऑक्सीडेंट्स है। लेकिन समस्या ये है कि आज के भाग दौड़ की जिंदगी में हमारे जीवन में ये सारी चीजें इतनी सुलभता से मिलती कहाँ है। अब एक दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, तो उसका भी समाधान तो होना चाहिए। आइए मैं आपको वो समाधान भी दे दूंगा कि वो समाधान क्या है। लेट अस कम फॉरवर्ड लिटिल बिट। सबसे पहले मैं आपको कॉमन एंटीऑक्सीडेंट स्कैवेंजर्स के बारे में, स्कैवेंजर्स का मतलब होता है मुर्दाखोर, जो कि हमारे शरीर के खराब सेल्स को मार के खा जाए। बिलिरुबिन जो हमारे लीवर से पैदा होता है, वो एक बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन ये बढ़ जाए तो भी बुरा है। कैरोटेनॉइड्स के अंदर में मैंने कुछ लाल रंग कर दिए हैं, जिसमें बीटा कैरोटीन, ये नाम आपके सामने आपके कानों में जा रहे हैं। अब आपको याद आना शुरू होगा कि कहीं ना कहीं ये नाम तो सुना है। बीटा कैरोटीन, जियाजिनेटिन, लाइकोपेन, ये सब जितने नाम है, ये कहीं ना कहीं अब आपको लग रहा होगा कि हम सब्जेक्ट पे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये तो सुना है। फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड, जो एक कॉमन बात बोलते हैं हम लोग, यूरिक एसिड, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, लेकिन ये बढ़ जाए तो मुश्किल पैदा करता है। कोएंजाइम 10, COQ10, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, और ये हमारे लिए शरीर के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन A, C, E, D, ये हमारे लिए बहुत बड़े एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अब नाम सुना होगा आपने। अदर एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम आपको लिखे हुए हैं स्क्रीन में, जिसमें कॉपर है, सिलेनियम है, जिंक है, मैग्नीज है। अब मुझे कहने की जरूरत तो नहीं है कि मैं क्या इशारा कर रहा हूं, आपको समझ में आ रही होगी बात। अब हम कितने खुश नसीब हैं हम लोग कि कहीं ना कहीं इस भाग दौड़ की दुनिया में जो फल सब्जियों से, इन चीजों से हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलते, वो सब हमारे अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के बास्केट में भरे हुए हैं। एक एक करके हम लोग को समझना चाहिए कि वो कौन सी चीज है। तो आइए, जो सबसे सुपर एंटीऑक्सीडेंट है उसका नाम है करक्यूमिन C3। इसका इस्तेमाल रोजाना करना चाहिए, करक्यूमिन C3। मैंने अंडरलाइन भी किया है, लाल रंग से लिखा है यहाँ पे, ताकि आपको नजर आ जाए कि ये नेचुरल हर्बल एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स है, और ये आपके मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स में आता है। अब इसके बाकी चीजों पे मैं नहीं जा रहा हूं, आप सब ज्ञानी हैं, आपको मालूम है कि करक्यूमिन के क्या क्या रोल हैं। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे YouTube चैनल्स पे और बहुत जगह आपको इसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एंटीऑक्सीडेंट और सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट जिसे हम कह सकते हैं, दैट इज करक्यूमिन C3। थैंक्स टू डॉक्टर मजीद, जिन्होंने इसका आविष्कार किया, और दुनिया का आज के दिन में मच डिमांडेड प्रोडक्ट में से करक्यूमिन C3 है। जरूर इस्तेमाल। नीचे जो सबसे लाइन लिखा है उसमें जो हमारे फीमेल्स हैं जरूर इस पर ध्यान देंगी। डिलेइंग एजिंग प्रोसेस, यानी कि आपके उम्र को, बढ़ते उम्र को ये रोक सकती है, कम कर सकती है। रोक तो नहीं सकती, कम कर सकती है, यानी कि हमारे अंदर बुढ़ापे को वो थोड़े ज्यादा दिनों में हमें बूढ़ा करेगी। तो कहीं ना कहीं पार्लर जाने से अच्छा है कि हम खर्चा अपने करक्यूमिन पे करें। मैं इसके बारे में एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये हमें जिंदगी दे सकती है। अगर मान लीजिए कोई 40 वर्ष का इंसान अगले 30 सालों तक करक्यूमिन का सेवन करेगा, तो ये तय है, ये निश्चित है कि वो अपनी नॉर्मल मौत तो मरेगा, लेकिन किसी तरह के कार्सिनोजेनिक या कैंसरस या किसी और बीमारी से वो नहीं मर सकता। अगर कैंसर हो जाएगा तो इंसान कहीं ना कहीं 1.5 से 2 साल में मर जाता है, और 20 से 30 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। और 30 साल में आप खुद ही हिसाब लगा लो, अगर एक गोली रोज खाओगे तो कितने रुपए खर्च होंगे? मुश्किल से 3 से 4 लाख रुपए 30 सालों में। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगला मैं आपको प्रोडक्ट जिसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा, जो कि हमारा बहुत प्रारंभिक हीरो है। प्रारंभिक हीरो की मतलब जब स्वामी डायरेक्ट शुरू हुई थी उस वक्त से ये हम लोगों के साथ है, जिसका नाम है बायोप्रोटेक्टेंट। बायोप्रोटेक्टेंट के अंदर में करक्यूमिन C3 तो है ही है, टेट्रा हाइड्रोकुर्कुमिनॉइड्स भी है, अल्फा टोकोफेरॉल एसीटेट है जिसको हम विटामिन E बोलते हैं, जो आपके हृदय के लिए बहुत जरूरी है, आपके हार्ट के लिए बहुत जरूरी है, और सेलेनियम सिलेक्ट, जो कि आज के दिन में दुनिया का वन ऑफ द मच डिमांडेड इंग्रेडिएंट है।
और साथ में इसमें बायोप्रीन मिला है जो आपके शरीर को इसको एब्जॉर्ब कराने में, आपके सेल्स के अंदर पहुंचाने में मदद करती है। तो बायोप्रीन, बायोप्रोटेक्टेंट एक बहुत ही सुपर डुपर एंटीऑक्सीडेंट है। यकीन मानिए, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर करकुमिन और बायोप्रोटेक्टेंट जो भी सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल करते हैं, खूबसूरत बनना, जिनको लगता है कि उनको दिखना चाहिए, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप बायोप्रोटेक्टेंट भी खाना शुरू करें और 3-4 महीने के अंदर में आप अपने स्किन के ऊपर में एक बदलाव जरूर देखेंगे। नेक्स्ट मैं जरूर बताना चाहूंगा जिसका नाम है वीटा एसेंशियल। अगर आप मुझसे पूछेंगे वीटा एसेंशियल, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि वीटा एसेंशियल को आप हल्के में मत लेना। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत सारी चीजें हैं जो आपके काम की हैं, लेकिन मैं आपको 1 बाय 1 बताना चाहूंगा। मेरा आज दिल कर रहा था कि मैं आपको वीटा एसेंशियल, जिसके बारे में जिंदगी में अभी तक आपने सिर्फ यही समझा है कि एक विटामिन और मिनरल है, इसको आप सिर्फ उस नजर से मत देखिए। यह आपके जिंदगी का सबसे बड़ा लड़ाका भी है जो आपके लिए लड़ सकता है, आपके साथ हमेशा रहेगा। जिसमें आप कह सकते हैं विटामिन B1 आपके मेंटल दिमागी फंक्शन के लिए, आपके यादाश्त के लिए बहुत जरूरी है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन B2 आपके मेम्ब्रेन्स मेंटेनेंस के लिए, हेल्दी आई के लिए, स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है विटामिन B2, वो इसके अंदर में है। विटामिन B5 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को सही ढंग से सुचारू रूप से करने के लिए, आपके शरीर को एब्जॉर्ब कराने के लिए विटामिन B5 चाहिए, जो इसके अंदर में है। विटामिन B6 अगेन इसका सेम रोल है। विटामिन B12 आप जानते होंगे, डॉक्टर्स बोलते हैं आपको विटामिन B12 चाहिए, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए B12 बहुत जरूरी है, इसलिए विटामिन B12 भी इसके अंदर में है। बायोटीन है जो कि आपके फैटी एसिड्स के को और सेल्स ग्रोथ के प्रोडक्शन को ठीक से रखने के लिए ये काम करता है। बायोटीन, मेटाबॉलिज्म आपका सही होता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग नाम शायद कभी सुनते हैं, लेकिन इसके अंदर में है, आपको जरूरत नहीं अलग से जानने की। विटामिन ए हेल्दी स्किन, इम्यून फंक्शंस, रिप्रोडक्शन, इनके लिए आपको ये चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, आंखों के लिए चाहिए विटामिन ए जो इसके अंदर में है। विटामिन D3 कैल्सीडीमैक्स खाते हैं, उसके अंदर में भी विटामिन D3 है और इसके अंदर भी विटामिन D3 है। आपके बॉडी के को सनलाइट से सिंथेसाइज करने के लिए विटामिन D3 चाहिए जो इसके अंदर में है। और विटामिन ई, आप सबसे नीचे लाइन देखिए, ह्यूमन बॉडी फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज, जो सबसे आखिरी लाइन है, ऑक्सीडेटिव डैमेज। हम लोग अभी यही तो बात कर रहे हैं कि ROS जो है उसको डैमेज को कंट्रोल करने में विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल है। और इतना ही नहीं, एसेंशियल के अंदर में सेलेनियम सिलेक्ट है, इसके अंदर में कैल्शियम सिट्रेट मैलेट है जो कि हमारे बोन के लिए जरूरी है, इसके अंदर में मैग्नीशियम साइट्रेट है, इसके अंदर में मैग्नीज है जिसके अभी हम लोगों ने देखा था कि एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। जिंक है इसके अंदर में, जिंक मोनोमेथियोनाइन जो है वो आपको जरूरी है आपके प्रिवेंट करने के लिए, एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे फ्री रेडिकल फॉर्मेशंस को रोकने के लिए जिंक का बहुत बड़ा योगदान है। अलग भी जिंक हमारे पास है, लेकिन वीटा एसेंशियल के अंदर में भी है। क्रोमियम है, इसके अलावा इसके अंदर में पेपर निग्रम है जो कि आप कह सकते हैं काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट जिसको है। कॉपर इसके अंदर में है। विटामिन B3 है एजिंग के लिए, हेल्दी एजिंग के लिए, हम बूढ़े ना हो इसके लिए। और फॉलिक एसिड जो लास्ट में मैं कह सकता हूं कि डीएनए, आपका डीएनए के रिपेयरिंग के लिए, सेल्स रिपेयरिंग के लिए। और ये सब चीजें आज आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो वीटा एसेंशियल है वो एक ब्रह्मोस मिसाइल है हमारे शरीर के फ्री रेडिकल्स के लिए। जरूर इस्तेमाल करें इस वीटा एसेंशियल का। अगला मैं प्रोडक्ट जरूर लेना चाहूंगा, वह है ऑर्गेनिक स्पिरुलिना। इसमें लाल रंग से मैंने लिखा हुआ है, जितना आपने सुना है, लेकिन एज ए एंटीऑक्सीडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स और विटामिन हैं वो आपके एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। लाइकोपिन, बीटा कैरोटीन, अभी अभी आपने देखा कि एंटीऑक्सीडेंट में लाइकोपिन का नाम मैंने लाल रंग में अंडरलाइन बोल्ड किया है। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव डैमेज जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और लाल और लाइकोपिन मिलता कहाँ है? लाल लाल चीजों में, टमाटर के अंदर में, तरबूज के अंदर में, लाल अमरूद के अंदर में। लेकिन हमें मिलता, खाते कहाँ है? सबसे ज्यादा जो लाइकोपिन है वो है गैक के फल में, जिसको वियतनाम में जो पैदा होता है उसको मोमोरिडा कोचिचेनिस बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में गैक बोलते हैं। टमाटर से 70 गुना ज्यादा होता है, इसलिए डॉक्टर मजीद ने वहां से लाइकोपिन इसमें के निकालना शुरू किया और बीटा कैरोटीन के साथ में लाइकोपिन, बीटा कैरोटीन आपके पास है और बायोप्रीन के साथ है, इसका जरूर इस्तेमाल करें। देन वी हैव गॉट COQ10। COQ10 जरूर में है, इसको खाना चाहिए। ये COQ10 2000 से ज्यादा बीमारियों को लड़के रोकने के लिए सक्षम है।
सिर्फ कहने के लिए COQ10 को एंजाइम, ये वो एंजाइम है जो आपके इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो है, जो ROS है, उसको रोकने में बहुत ही ज्यादा ये काम करता है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, बहुत ही पावरफुल है, हृदय के लिए, हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा इसके और भी बड़े सारे गुण हैं जो आप चाहें तो उसको स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इसको भी आप एटम बम से कम ना समझें। ये आपके फ्री रेडिकल को, एंटी एजिंग को, आपके लीवर को, किडनी को, हार्ट को बहुत मजबूती देता है और ये सुपर पावरफुल प्रिवेंशन के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई बीमारी नहीं भी है, हम इन प्रोडक्ट्स को जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीशियम एफरवेसेंट, इससे खूबसूरत प्रोडक्ट क्या हो सकता है? ये हमारे रक्षक हैं, हमें प्रिवेंट करते हैं। कोल्ड ड्रिंक की जगह हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, खूबसूरत है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में भी होता है। मैग्नीशियम के अलावा हमारे पास जिंक है, जिसका जिक्र अभी भी किया, विटामिन ए, विटामिन B6, एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ में कितने सारे, जिंक हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी हमारी ताकत को बढ़ाता है। इंपॉर्टेंट है कि हम इन चीजों को समझें कि ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, हम इनका इस्तेमाल सिर्फ बीमारियों के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए भी कर रहे हैं। बीमार लोगों के लिए तो होगा ही, लेकिन हम बीमार नहीं है तो बीमार होंगे नहीं अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो। एंड देन वी हैव गॉट मैक्यूमैक्स। मैक्यूमैक्स जो है, जो कहने के लिए आंखों का है और नेचुरली आंखों के लिए इसमें स्पेशल चीजें डाली गई हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैक्यूमैक्स भी एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। जियाल्यूटिन इसके अंदर में जो है वो आप देखेंगे कि सुपर डुपर एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स का काम करता है। और जिंक भी है इसके अंदर में, सैफ्रॉन भी है, सैफ्रॉन यानी केसर का जिसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट इसके अंदर में है, जो एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो मैक्यूमैक्स भी जो है आंखों के साथ साथ हमारे शरीर के फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। देन हमारे पास है ओमेगा बायो प्लस। ओमेगा बायो प्लस एक कॉमन फैटी 3 एसिड्स है, जिसमें ऑलिव है, फ्लैक्स है, सनफ्लावर है, फैटी एसिड्स है। ये सारी चीजें हमारे लिए इतना काम करती हैं कि हमारे शरीर के खून के लिए एज ए थिनर काम करती हैं, ब्रेन के लिए ये फैटी एसिड्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। ये सुपर डुपर एंटी, इसको आप किसी भी चीज के साथ मिक्सअप करके दे सकते हैं। जैसे R3 हम खाते हैं अपने जोड़ों के लिए, साथ में आप ओमेगा जरूर खाइए। ओमेगा के साथ में आप क्रिल भी खा सकते हैं, जो कि एक वाटर सोल्यूबल फैटी एसिड से बनाया गया है। जो क्रिल है, जो नॉनवेज सोर्स है, ये वेज सोर्स है। ये ऑलिव से है, फ्लैक्स मतलब जो अलसी के बीज हैं उससे है, सैफ्लावर से है, और ये तीनों फैटी एसिड्स हैं इसके अंदर, 3, 6 और 9 सब मिक्स है इसके अंदर में। इट इज वन ऑफ द बेस्ट, आप इसका जरूर इस्तेमाल करें। देन वी हैव गॉट ब्लैक सीड। इसको कहा जाता है कि मौत को छोड़ के कुछ भी ठीक कर सकता है। ये बीमार लोगों के लिए ही नहीं है, हम सब के लिए। सबसे पहला ही काम आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट, स्कैवेंजर्स है ये, और फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है, कार्डियो प्रोटेक्शन का काम करता है, लीवर में काम करता है, एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी करता है, एलर्जी में काम करता है, ये डायबिटीज में काम करता है, ये ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में काम करता है, ये कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल खराब हो जाए उसमें काम करता है, ये रिप्रोडक्शन में काम आता है। ये कितने सारे इसके रोल हैं। तो इसको आप एक एटम बम और फ्री रेडिकल से लड़ने का एक सबसे बड़ा सिपाही के तौर पर भी देख सकते हैं। कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप कह सकते हैं कुछ एंजाइम्स के लिए आप डाइजीजाइम का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन में जो सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट जो लॉन्च हो चुका है और आपके बीच में आ भी चुका है और हम सब उसका सेवन भी कर रहे हैं, दैट इज इम्यू एक्टिव। इसके बारे में सिर्फ यही मैं बोलूंगा कि कोरोना से डरो ना, इसका इस्तेमाल करिए और ये आपके शरीर को बचा के रखेगा हमेशा और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके। और ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, अगर देखा जाए तो हमारे लगभग जितने भी प्रोडक्ट्स हैं समी डायरेक्ट में, वो सब के सब कहीं ना कहीं एक एंटीऑक्सीडेंट का रोल निभाते जरूर हैं। ये सब कहने का मतलब है सब वॉरियर हैं, सब के सब वॉरियर हैं। और अगर हम किसी भी चीज का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे को सुरक्षा प्रदान हमेशा करते रहेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज हम लोगों ने जाना कि प्रिवेंशन को, अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स जिसे हम खाने चाहिए। अब बहुत से लोग आपसे प्रश्न करते होंगे कि साहब मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं क्यों खाऊं? आज उसका उत्तर मिल गया आपको कि मुझे क्यों खाना है, ताकि मैं बीमार ना हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस सेशन को मैं खत्म करता हूं और अगले सेशन में हम जाने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि हम लोगों ने आज क्या लर्न किया है। सबसे पहली स्लाइड में हमने लिखा था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन इस पूरे प्रोग्राम को समझने के बाद मुझे एक ही चीज समझ में आई है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तो है ही है, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर एंड चीपर देन क्योर।
कि शायद ये सस्ता भी है। हम बीमार होके लाखों खर्च करें बजाय अपने आप में थोड़ा सा खर्च करके और अपने आप को बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। अगले शनिवार 19 सितंबर सुबह 11 बजे फिर से मिलेंगे सेल्स ट्रेनिंग के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय स्वामी, धन्यवाद।